चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हाल ही में दूषित जहरीला पानी पीने से एक बड़ी त्रासदी हुई है। जनवरी 2026 की शुरुआत में आई खबरों के अनुसार नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए पानी में सीवेज, गंदे नाले का पानी मिल जाने के कारण पूरे इलाके में डायरिया और उल्टी दस्त का प्रकोप फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में अब तक 10 से 15 लोगों की मौत होने की आशंका है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अलग हो सकता है और 1400 से अधिक लोग बीमार हुए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। जांच में सामने आया है कि पेयजल की मुख्य पाइपलाइन एक पुलिस चौकी के पास बने शौचालय के नीचे से गुजर रही थी। पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से शौचालय की गंदगी पानी में मिल गई, जिससे पानी जहरीला यानी घातक बैक्टीरिया से संक्रमित हो गया। पानी का पीने के पानी में इतना गटर का कहीं काय का पानी और 10 दिन पहले इतना कड़वा पानी आया जैसे उसमें दवा की मात्रा ज्यादा डल गई हो। 6-7 महीने से जब से ये इनने लाइन डालने का ये काम करा ना, तब से ही दिक्कत आ रही है। इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम के कमिश्नर को हटाने और कई वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने अब पाइपलाइन की मरम्मत कर दी है और लोगों को सलाह दी है कि वे फिलहाल पानी उबालकर ही पिएं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से पूर्व विधायक नरेश यादव से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया था। उन पर एक महिला ने दुष्कर्म, रेप और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। मामले का विवरण: पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि नरेश यादव ने उसे किसी काम के बहाने बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। महरौली विधानसभा का एमएलए है नरेश यादव ने मुझे बेटी बना करके वो हैनस क्राइम किया। ही रेप्ड मी। उसने रेप किया, मुझे बंद करके अगवा किया गया। हरियाणा एंड यूपी के जो एक स्कॉर्पियो थी 56 स्कॉर्पियो थी, उसमें ले जाके अलग अलग एरिया में और मुझे किडनैप करके बकायदा हरियाणा स्टेट में रखा गया। लगातार मेरा रेप हुआ, मुझे इंजेक्ट किया गया। मैं लगातार 2020 से 25 तक लड़ रही हूँ। इस कलम से ना जाने मैंने पता नहीं कितनी कंप्लेंट लिखी है, क्योंकि मेरे पिताजी ने, क्योंकि ऐसे जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहां पे मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया और मेरे टैलेंट को, मेरे बोलने की स्किल को बेटी बना करके, भाई बना करके, मेरे हस्बैंड इंजीनियर है। और जब महिला का यह भी आरोप था कि उन्हें इस बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। इस शिकायत के आधार पर रेवाड़ी पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। राजनीतिक प्रभाव: नरेश यादव, जो अटेली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुके थे, इस मामले के बाद काफी विवादों में रहे। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार और कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए थे। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के दौरान नरेश यादव ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था और इसे अपनी छवि खराब करने की राजनीतिक साजिश बताया था। बिहार चुनाव आयोग घोटाले के मामले में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ अपना रुख काफी कड़ा कर लिया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस घोटाले ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। वे इस मामले में उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि दोषियों को सजा मिल सके। विपक्ष का कहना है कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में गड़बड़ी होना जनता के भरोसे को तोड़ने जैसा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल लगातार रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि जनता के बीच सरकार की घेराबंदी की जा सके। उनका मुख्य उद्देश्य इस मुद्दे को आगामी चुनावों में एक बड़ा हथियार बनाना और शासन प्रणाली में सुधार की मांग को पुरजोर तरीके से उठाना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला 2026 का भव्य शुभारंभ कल 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले मुख्य स्नान के साथ हो गया है। आज 4 जनवरी को भी संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि कल के मुख्य स्नान के बाद अब 1 महीने तक चलने वाला कल्पवास विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु और साधु संत संगम के रेतीले तट पर अस्थायी टेंटों में रहकर कठिन साधना, दान और तपस्या में लीन है। प्रशासन ने इस बार करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसान अब अपनी 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ताजा अपडेट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की थी और चूंकि यह किस्त हर 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है,
इसलिए 22वीं किस्त फरवरी 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार और कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी और भू सत्यापन लैंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त रुक सकती है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन द्वारा 6 से 9 जनवरी 2026 तक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि पात्र किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा सके और कोई भी इस लाभ से वंचित न रहे। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे pmkisan.gov.in का लिंक पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लें। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने आए हैं। सरकार ने पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। जिन लाभार्थियों ने निर्धारित समय तक अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके राशन कार्ड से नाम कटने या राशन मिलने में बाधा आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार का मुख्य उद्देश्य अपात्र लोगों को सूची से बाहर करना और वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ पहुंचाना है। अच्छी खबर यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन मुफ्त अनाज की सुविधा को 2028 तक के लिए पहले ही विस्तारित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश और देश भर में आयुष्मान भारत योजना PMJAY को लेकर जनवरी 2026 में कई महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट्स आए हैं। अब 70 साल या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसके तहत उन्हें बिना किसी आय सीमा के सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यदि परिवार पहले से ही आयुष्मान योजना का हिस्सा है तो परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को उनके व्यक्तिगत इलाज के लिए अलग से 5 लाख रुपए का टॉपअप कवर दिया जाएगा। इसके अलावा नए नियमों के अनुसार अब कार्ड बनवाने के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIS-2.0 लागू किया है, जिससे अब घर बैठे आयुष्मान ऐप या आधिकारिक पोर्टल के जरिए केवाईसी और पात्रता की जांच की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अब तक 5.38 करोड़ से अधिक कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 6000 से ज्यादा अस्पताल इस नेटवर्क से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में समय समय पर बढ़ोतरी की चर्चा होती रहती है। वर्तमान अपडेट्स वर्ष 2026 की शुरुआत के अनुसार स्थिति कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन के तहत लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह यानी 3000 रुपये प्रति तिमाही की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पिछले कुछ समय से इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये या 2000 रुपये करने की मांग और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक 1000 रुपये से अधिक की किसी नई बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि पहले ही बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। सरकार का मुख्य ध्यान अभी पेंशन की राशि बढ़ाने से ज्यादा पारदर्शिता पर है, जिसके लिए ई-केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिले। उत्तर प्रदेश में साल 2026 में इलेक्ट्रिक वाहन EV खरीदना न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी जेब के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 13 अक्टूबर 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस नीति के तहत यूपी में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर आपको 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट मिल रही है। इसका मतलब है कि कार या बाइक की ऑन रोड कीमत में आपको सीधे तौर पर हजारों से लेकर लाखों रुपयों की बचत होगी। हालांकि 14 अक्टूबर 2025 के बाद लागू हुए नए नियमों के अनुसार ये पूरी छूट अब मुख्य रूप से उन वाहनों पर दी जा रही है जो मेड इन यूपी हैं, यानी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली उत्तर प्रदेश के भीतर हुई है। सरकार टैक्स छूट के साथ साथ सीधे आपके बैंक खाते में नकद सब्सिडी, कैश सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, स्कूटर या बाइक खरीदते हैं तो आपको 5000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सरकार 1 लाख रुपए तक की सीधी सब्सिडी दे रही है। उत्तर प्रदेश में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए साल 2026 कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। राज्य सरकार ने रेंट एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाने के लिए स्टाम्प शुल्क, स्टैंप ड्यूटी में 90% तक की भारी कटौती की है। अब 2 लाख रुपए तक के सालाना किराए वाले एग्रीमेंट के लिए केवल 500 रुपए का स्टाम्प शुल्क और 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। नए नियमों के तहत अब किसी भी किराएदारी के लिए लिखित अनुबंध, रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करना जरूरी है। ऐसा न करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। किराएदारों के अधिकारों को मजबूत करते हुए सरकार ने सुरक्षा राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा भी तय कर दी है। अब मकान मालिक आवासीय घरों के लिए 2 महीने से अधिक का एडवांस नहीं ले सकेंगे। किराए में बढ़ोतरी को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। मकान मालिक साल में केवल एक बार, आमतौर पर 5% से 7% तक ही किराया बढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्हें 3 महीने पहले लिखित नोटिस देना होगा।
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए साल 2026 रोजगार के लिहाज से एक सौगातों वाला साल साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस साल 1.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी पुलिस और शिक्षा विभाग की होगी, जिनमें लगभग 50 हजार पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पुलिस विभाग में जहां 30,000 आरक्षी और 5,000 उपनिरीक्षकों के पद भरे जाएंगे, वहीं शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों से लेकर प्रधानाचार्यों तक के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही राजस्व विभाग में भी करीब 20,000 लेखपालों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की योजना है। सरकारी नौकरियों के अलावा सरकार स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CMYUVA के तहत युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, जिसमें 10% की सब्सिडी भी शामिल है। साल 2026 तक राज्य सरकार का लक्ष्य लगभग 10 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कुल मिलाकर चाहे आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हों, 2026 में यूपी के युवाओं के लिए अवसरों का पिटारा खुलने वाला है।